नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, सांबा में जनसभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर खेत में विस्फोट, एजेंसियां जांच में जुटी। फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 2500 से अधिक लोग संक्रमित, तेजी से बढ़ रहे हैं सक्रिय मरीज। हनुमान चालीसा पर आर पार की लड़ाई, राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई, किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। हमले में 2 रूसी जनरलों की मौत, जेलेंस्की बोले बुद्धि खोई तो पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। और आतंकियों के बाद मददगारों पर एक्शन, दहशतगर्दों को गाड़ी में बैठाकर लाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुबह एक खेत में विस्फोट हो गया। यह विस्फोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल से मात्र 4 किलोमीटर दूर हुआ। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस कारण सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव तक फूल गए। वे जांच में जुट गई हैं। पुलिस ने बताया है कि सांबा जिले के विश्राह के ललायत इलाके के एक खेत में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण खेत में गड्ढा तक हो गया। पुलिस को शक है कि यह विस्फोट आकाशीय बिजली के कारण हुआ है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि जनसभा स्थल पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। धमाके वाली जगह पर एसपी हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता, एसडीपीओ आरएसपुरा सुरेंद्र सिंह और थाना प्रभारी विश्रा विनोद कुंडल भी पहुंच गए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में पहली बार जनसभा करने पहुंचेंगे और इस दौरान पीएम केंद्र शासित प्रदेश को करीब 20,000 रुपए करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का तोहफा भी देंगे। इसके अलावा 38,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर भी उतारा जाएगा। देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। संक्रमण की रफ्तार ने लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते संकट को देखते हुए पीएम मोदी 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वहीं इस बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कोरोना के आंकड़े पेश किए हैं वह चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 2593 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 66% तक अधिक है। और इस दौरान 44 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि 1755 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीज की संख्या भी बढ़कर 15,873 हो गई है, जो कि चिंता की बात है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,22,193 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान कुल 4,25,19,779 लोग ठीक भी हुए हैं। और दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। पिछले कई दिनों से मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,094 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। संक्रमण दर अभी भी 4% से ऊपर बनी हुई है। दिल्ली में वर्तमान में संक्रमण दर वो 4.82% है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर सियासी घमासान वो लगातार जारी है। जहां बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज दोनों पति पत्नी को बांद्रा कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 के तहत यानी कि धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में मेरे नाम एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है। मेरे हस्ताक्षर नहीं है। उस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा है कि मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया है, जबकि 70-80 शिव सैनिकों ने मुझ पर हमला किया। किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस ने न सिर्फ मेरी प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि मेरे खिलाफ एक फर्जी एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि केवल एक पत्थर फेंका गया, जबकि मुझ पर 70-80 शिव सैनिकों ने हमला किया था। सूचना के बावजूद खार पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है।
यूक्रेन के तमाम शहर रूस के हमलों से तबाह और खंडर बन चुके हैं। वहीं अब इस बीच यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि खेरखान में रूसी सैनिकों के 2 जनरल मारे गए। दरअसल यूक्रेन के रक्षा खुफिया निदेशालय के मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को कब्जे वाले शहर खेरसान के पास 2 रूसी जनरल मारे गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि 23 अप्रैल शनिवार दक्षिण बंदरगाह शहर ओडेसा में एक रूसी मिसाइल की चपेट में आने से कम 6 नागरिक मारे गए और 18 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो लगातार दुनिया भर के देशों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। जेलेंस्की ने अब कहा है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब पूरी तरह से अपना कॉमन सेंस खो देगा। राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि विश्व का कोई भी नेता परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करता है जब उसका वास्तविकता से कॉमन सेंस काम करना बंद कर दे। उन्होंने आगे कहा कि अगर रूसी संघ के नेता कॉमन सेंस नहीं खोते हैं तो वो कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल फिलहाल नहीं करेंगे। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि यह संभव है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह ऐसी संभावना पर विश्वास नहीं करना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार हैं तो वो कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जो है नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर लाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी भी दी थी कि चालक बिलाल अहमद वागे और उसके सहायक इशफाक चौपान को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि वागे और उसका सहायक आतंकवादियों को सुजमा में छोड़ने के बाद कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। एक अधिकारी ने भी बताया है कि उन्हें शनिवार को कोकेरनाग से देर रात चलाए गए अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पूछताछ जो है अभी फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में एक व्यक्ति को पकड़ा था और एक अन्य को हिरासत में भी लिया था। वागे और चौपान पर पश्तो भाषा बोलने और जेईएम के 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ से एक दिन पहले सांबा जिले के सुपवाल से जम्मू में सुजमा तक लाने का भी आरोप है। ये आतंकवादी सीमा पार करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे। दोनों आतंकवादी आत्मघाती जैकेट पहने हुए थे और आधुनिक हथियारों से लैस थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, सांबा में जनसभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर खेत में विस्फोट, एजेंसियां जांच में जुटी। फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 2500 से अधिक लोग संक्रमित, तेजी से बढ़ रहे हैं सक्रिय मरीज। हनुमान चालीसा पर आर पार की लड़ाई, राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई। किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। हमले में 2 रूसी जनरलों की मौत, जेलेंस्की बोले बुद्धि खोई तो पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। और आतंकियों के बाद मददगारों पर एक्शन, दहशतगर्दों को गाड़ी में बैठाकर लाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। शिवसेना अपने मुख्य पत्र सामना में लाउडस्पीकर रामनवमी, हनुमान चालीसा के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा है कि ये विवाद देश को डुबाने वाली साजिश है। देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि हनुमान चालीसा और मस्जिदों के लाउडस्पीकर के मामलों को लेकर हंगामे किए जा रहे हैं। सामना में आगे कहा गया है कि धार्मिक घृणा के मामले में हिंदुस्तान का चरित्र अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ गया है। अफगानिस्तान की बागडोर जिस प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में है, वैसी तस्वीर भविष्य में हमारे देश में निर्माण हो सकती है और वैसी तस्वीर आज दिखाई भी देने लगी है। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी, लेकिन भंडारा जरूर होता था, लेकिन अब पूरे देश में हर स्तर पर नफरत फैलाने वाली विचारधारा बढ़ रही है और लोगों को धर्मांध
होते हुए देखा जा रहा है। इस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं है। ऐसी मनोस्थिति में लोग जाने लगे हैं और अधिक से अधिक लोग चले गए हैं तो देश का श्रीलंका और अथवा अफगानिस्तान बनने में अब समय नहीं लगेगा। सामना में आगे कहा गया कि साध्वी रितंबरा ने इसी माहौल में एक महागर्जना की है, यानी हिंदू 4 बच्चे जो है वो पैदा करें और उसमें से 2 बच्चे संघ को दें। अब सवाल है कि क्या संघ इससे सहमत है? एक तरफ बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भूमिका में है और दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता संघ परिवार बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे लोग हैं कि उनके नौकरियां और अन्न तक नहीं है। तो बढ़ती जनसंख्या का क्या? हिंदुस्तान में भूख और भुखमरी बढ़ गई है और इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की स्थिति हमसे बेहतर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रंगोली बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से दिल्ली में अपने घर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने इस मौके पर ढोल भी बजाए। पीएम ने असमिया ढोलक के साथ कई संगीत वाद्य यंत्रों पर भी हाथ आजमाया। मोदी ने 1 घंटे से अधिक समय तक असम के कलाकारों की ओर से प्रस्तुत बिहू नृत्य और लोक नृत्य के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। उन्होंने बिहू डांस के दौरान कई प्रदर्शन भी देखे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों और मेहमानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपने सहयोगी मंत्री के आवाज पर बिहू समारोह में शामिल हुआ। भारत को असम की जीवंत संस्कृति पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ने बरेली जिले के भोजीपुरा क्षेत्र से पार्टी विधायक शर्जील इमाम के पेट्रोल पंप और शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले की जांच के लिए अलग अलग प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है, जो 25 अप्रैल को शाहजहांपुर तथा 26 अप्रैल को बरेली पहुंचकर मामले की जांच करेगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 26 अप्रैल को एक प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा और विधायक शर्जील इस्लाम के पेट्रोल पंप को सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से बुलडोजर चलाकर गिराने के मामले में जांच भी करेगा। आपको बता देंगे, पटेल के अनुसार प्रतिनिधि मंडल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव, विधायक कमाल अख्तर और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरज समेत 12 लोग शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह प्रतिनिधि मंडल बरेली के जिला अधिकारी से भी वार्ता करेगा और इसके बाद प्रदेश कार्यालय में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में जिले की भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक शर्जील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाने के बाद जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालन संबंधित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र और बिक्री लाइसेंस भी रद्द कर दिए। बरेली विकास प्राधिकरण ने बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर परसा खेड़ा में बुलडोजर चलाकर इस्लाम के पेट्रोल पंप को तोड़ा था। बीडीए के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने कहा था कि इस्लाम का पेट्रोल पंप बिना जरूरी मंजूरी के बनाया गया था, जिसके संबंध में कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण के दौरान एक नहर में गंदगी मिलने पर अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि पूरा का पूरा पैसा डकार जाना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्री परिषद में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झांसी के गरौठा में सिंचाई परियोजना का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान नहर में गंदगी मिलने पर वह खफा हो गए और अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब के खेत में पानी पहुंचे। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। मौके पर मौजूदा अधिकारियों द्वारा यह कहे जाने पर कि वह इस संबंध में पता करते हैं तो स्वतंत्र देव सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आप क्या पता करेंगे, देखिए क्या देखना है, करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन नहरों की सफाई नहीं हो पाती। वहीं ट्विटर पर अपने इस दौरे के संबंध में यूपी सरकार के मंत्री ने कहा है कि आज जनपद झांसी में बड़वाड़ झील और गुरसाहे नगर से भरने हेतु फीडर कैनल निर्माण की परियोजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना को वर्षा ऋतु आने से पूर्व शीघ्र पूर्ण करने के भी आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने पेशी पर उपस्थिति नहीं होने के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी की जमानत निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडे की अदालत में
पेशी के दौरान उपस्थित नहीं हुए। अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की जमानत निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को गत 24 मार्च को एमपी एमएलए अदालत में फर्जी पते और शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में हुई 7 वर्ष की सजा की जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जहां उस पर जिला सत्र न्यायाधीश का प्रभार देख रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने एमपी एमएलए न्यायालय के निर्णय पर रोक लगते हुए जमानत मंजूर की थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, सांबा में जनसभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर खेत में विस्फोट, एजेंसियां जांच में जुटी। फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 2500 से अधिक लोग संक्रमित, तेजी से बढ़ रहे हैं सक्रिय मरीज। हनुमान चालीसा पर आर पार की लड़ाई, राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई। किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। हमले में 2 रूसी जनरलों की मौत, जेलेंस्की बोले बुद्धि खोई तो पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। और आतंकियों के बाद मददगारों पर एक्शन, दहशतगर्दों को गाड़ी में बैठाकर लाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदेश के 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और इससे अगले 5 साल में सभी बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डीजल जनरेटर के स्थान पर नवीनीकरणीय ऊर्जा, बैटरी बैकअप या इसी प्रकार की स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रावधान किया जाएगा। महानगरों व शहरों को नो ट्रिपिंग जोन भी बनाना होगा। इसकी निगरानी राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम 2020 में संशोधन करके ये प्रावधान किए हैं। यह संशोधन 21 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में उपभोक्ता औसत विद्युत व्यवधान आवर्ती सूचकांक बनेगा। उपभोक्ता को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनी या लाइसेंस धारी की होगी। इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को दी गई है, जो इससे संबंधित नियमावली बनाएंगे। ईडी ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया है कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत जो है प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। ईडी की ECIR पुलिस की FIR के समान होती है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने 21 अप्रैल ईडी को खत लिखकर वित्तीय एंगल की जांच PMLA के तहत कराने का आग्रह किया था। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस हिंसा के पीछे कहीं से फंडिंग जरूर हुई है। ईडी का मामला पुलिस शिकायतों के आधार पर है। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हिंसा भड़क उठी थी और इसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हुआ था। जहांगीरपुरी के B ब्लॉक निवासी अंसार को इस हिंसा का मुख्य आरोपी कहा जा रहा है। ईडी इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। हिंसा मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 2 नाबालिग जो हैं हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है। अंसार समेत 5 आरोपियों के खिलाफ NSA की सख्त धाराएं भी लगाई गई हैं। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में रोज नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब नया खुलासा ये सामने आया है कि अंसार C ब्लॉक जहांगीरपुरी का सबसे अमीर व्यक्ति है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 5 अन्य आरोपियों की पहचान भी की है। दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों के कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी मिले हैं। पंजाब में जुगाड़ वाहनों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने शनिवार को सभी जिलों में ट्रैफिक विंग को निर्देश दिए हैं कि जुगाड़ वाहन अगर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने
पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सरकारी समारोह में पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही समारोह के दौरान मंत्री को गुलदस्ते या पुष्प गुच्छ देने पर भी रोक लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले ही पंजाब राजभवन में उनसे मिलने आने वाले द्वारा गुलदस्ते भेंट करने पर रोक लगा चुके हैं। गौरतलब है कि पुराने दोपहिया वाहनों का इंजन इस्तेमाल करके बनाए गए जुगाड़ वाहनों की ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होती है और ना ही इन पर कोई नंबर प्लेट होती है। ऐसे जुगाड़ वाहनों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है, जिससे चलाने वालों के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता। ये वाहन सड़कों पर बड़े हादसों का कारण भी बनते हैं। हादसे की स्थिति में भी पुलिस के लिए ऐसे जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर पाना कठिन होता है, क्योंकि इन वाहनों का संबंधित क्षेत्र के RLA में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। राज्य की सड़कों पर दौड़ रहे जुगाड़ वाहनों की समीक्षा करने के बाद राज्य पुलिस ने इन वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का मुख्य ऑपरेशन थिएटर अचानक बंद होने से कई मरीजों की जान पर बन आई। एक महिला नर्सिंग कर्मचारी की ड्यूटी नहीं करने के कारण 80 सर्जरी तक टालनी पड़ी, जबकि एनेस्थीसिया दे दिए गए मरीज जो है बेहोशी की हालत में घंटों पड़े रहे। इस घटना पर प्रबंध ने नर्सिंग कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। प्रबंध ने कर्मचारियों से 25 अप्रैल तक कारण बताने का आदेश भी दिया है कि आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। दिल्ली पुलिस को भी शिकायत मिली है। एम्स के एक वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी ने बताया है कि यह घटना काफी गंभीर और अभूतपूर्व है और कई मरीजों को एनेस्थीसिया दिया जाने के बाद आगे की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि यह मामला ऑपरेशन थिएटर के लिए पिछले साल जारी ड्यूटी रोस्टर के विरोध से जुड़ा हुआ है। परिसर में चर्चा है कि यूनियन के कुछ नेताओं के बहकावे में आने से यह घटना हुई है। अगले यूनियन चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की चर्चा भी है। भाजपा को मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में चारों खाने चित्त करने वाली सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष हो सकती है। वीरभद्र कार्ड भुनाकर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस हाईकमान ने काम भी शुरू कर दिया है। 2-1 दिन के भीतर इस बाबत लिखित निर्देश जारी होने के आसार भी हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ने के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। 3 विधानसभा क्षेत्रों सहित मंडी संसदीय सीट पर जीत दर्ज करने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस में छिड़ा द्वंद्व थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पार्टी के बड़े खेमे में हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय पर एक छत्र राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी की कमान थमाने की हाईकमान के पास जोरदार पैरवी की है। बीते दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। दिल्ली में कोर कमेटी सदस्यों की एक औपचारिक बैठक भी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, सांबा में जनसभा स्थल से 2 किलोमीटर दूर खेत में विस्फोट, एजेंसियां जांच में जुटी। फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 2500 से अधिक लोग संक्रमित, तेजी से बढ़ रहे हैं सक्रिय मरीज। हनुमान चालीसा पर आर पार की लड़ाई, राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई। किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। हमले में 2 रूसी जनरलों की मौत, जेलेंस्की बोले बुद्धि खोई तो पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। और आतंकियों के बाद मददगारों पर एक्शन, दहशतगर्दों को गाड़ी में बैठाकर लाने वाले 2 लोग गिरफ्तार।